हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवभूमि ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, ये हमारी है सामान्य हिंदी की दूसरी क्लास, ठीक है, जिसमें मैं लिपि एवं वर्णमाला जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो आपको आज बताने जाने वाला हूँ। तो देखिए, यहाँ पर लिपि एवं वर्णमाला के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जानते हैं लिपि के बारे में। तो देखिए, लिपि लिखित भाषा के लिए जो मूल ध्वनि के लिए जो चिन्ह हमने प्रयोग किए हैं हिंदी में, वे वर्ण कहलाते हैं हमारे। और जब भी इन वर्ण को मिला के हम लिखते हैं तो उसे लिपि कहा जाता है। जैसे कि हमारी हिंदी की देवनागरी की लिपि है। ओके। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे कोई शब्द मैं आपको लिखता हूँ श्याम, तो इस श्याम शब्द में यहाँ पर 3 अक्षर हैं। श है, या है और म है। ये 3 इसके अंदर अक्षर हैं। वहीं अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो इसमें कितने वर्ण हैं, तो इसमें 5 वर्ण पड़ेंगे आपके। श, य बनेगा, साथ में इसमें आ की मात्रा है, फिर म बनेगा, फिर इसमें अ लगेगा। तो ये 5 वर्ण और 3 अक्षरों से बना है। तो आप समझ गए। यहाँ पर आप शब्दों के बारे में जानिए या वर्ण है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हिंदी में कभी पूछा जाए आपसे भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो इसका हमेशा आंसर वर्ण होगा, या फिर आप ध्वनि करके आइएगा। ठीक है, ये प्रीवियस एग्जाम में उत्तराखंड में पूछा जा चुका है। वहाँ ऑप्शन ध्वनि था तो ध्वनि आंसर हुआ। ठीक है, अगर ध्वनि नहीं हुआ तो वर्ण करके आएगा, क्योंकि अक्षर को हम पहले बोलते हैं, ध्वनि करते हैं क, तो हम उसको लिखते हैं फिर। ठीक है, तो ये भी ठीक है, वर्ण भी ठीक है अगर आपका ऑप्शन में आता है। ठीक है, अब इसका विकास क्रम को बताता हूँ। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपकी क्या है? वर्ण है। वर्ण या फिर ध्वनि, जो मैंने कहा आपसे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो उससे ऊपर हमारा अक्षर बनेगा। ठीक है, अक्षर के बाद हमारा कोई पद बनता है, यानी शब्द बन जाएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद हमारा पदबंध बनता है। उसके बाद हमारा लास्ट हमारा उपवाक्य बनेगा। वाक्य के नीचे की इकाई उपवाक्य बनेगा। फिर हमारा जाके एक वाक्य बन जाता है इन सब से मिलके। तो सबसे छोटी इकाई आपकी वर्ण है, ध्वनि, और सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, राइट। तो चलो आगे बढ़ता हूँ। अब लिपि विकास के क्रम के बारे में जानते हैं। तो लिपि विकास का जो क्रम है, देखिए, हिंदी में सबसे पहले हमारी चित्र लिपि आती है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से हमारी लिपि थी, जो है पुराने ज़माने में या पुराने इस काल में हमारे जो गुफाओं में जो चित्र मिले थे वो चित्रलिपि थी। ठीक है, उसको पढ़ते थे हमारे जो भी इसके खोज करते थे। ठीक है, तब हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते थे। साथ ही फिर प्रतीक लिपि आई, कुछ सिंबल जो वहाँ पर बने होते थे। ठीक है, साथ ही फिर भाव लिपि आई। इसके आगे जाके हमारी ध्वनि लिपि आ गई। ठीक है, कोई भी शब्द हम बोलते हैं हिंदी में तो क्या ध्वनि के माध्यम से तो उससे जानते हैं। ठीक है, तो ध्वनि लिपि आई। अब देखिए, ध्वनि लिपि से यहाँ पर हमारी 2 निकली लिपियाँ, अक्षरात्मक यानी कि सिलेबिक जो हमारी लिपि थी, और एक वर्णात्मक थी, यानी जिसमें वर्ण होंगे, अल्फ़ाबेटिक लिपि। ओके। तो देखिए, भारत की जो सभी लिपियाँ हैं, यहाँ पर मैंने आपके लिए लिखा है, तो भारत की जो सभी लिपियाँ हैं वो अक्षरात्मक है। ठीक है, अब हिंदी में देख लीजिए, अब देवनागरी लिपि के अंदर हमारी भाषा आती है, गुजराती भी आती है, असमिया भी आती है। ठीक है, हमारी हिंदी आती है, ब्राह्मी आती है। तो इन सब में लिपि तो यूज़ करते हैं हम, जैसे लौ के लिए एक वर्ण है, लौ, कौ के लिए है। ठीक है, म के लिए है। ठीक है, तो ये अक्षरात्मक तो है। वहीं अगर हम अल्फ़ाबेटिक की बात करते हैं, यानी रोमन लिपि जो है, ठीक है, रोमन में आप देखते हैं, रोमन में तो अल्फ़ाबेटिक होती है ना वो, तो रोमन लिपि अल्फ़ाबेटिक हो जाती है। ठीक है, तो हमारी जितनी भी हिंदी की लिपियाँ हैं अक्षरात्मक हैं। ठीक है, देवनागरी लिपि कैसी है पूछेगा तो अक्षरात्मक है, राइट। ये भी आपको यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, यहाँ पर आप लिपियों की बात करते हैं तो प्राचीन भारत में देखिए हमारे 3 लिपियाँ जो हमें मिली हैं इतिहास के स्रोतों के माध्यम से। तो सिंधु घाटी लिपि मिली है हमें, खरोष्टी लिपि मिली है हमें, और ब्राह्मी लिपि मिली है। ठीक है, और इसमें हमें जानना है ब्राह्मी लिपि के बारे में। ठीक है, हमारे सिलेबस के अनुसार यहाँ पर ब्राह्मी लिपि के बारे में हम जानेंगे। तो ब्राह्मी लिपि देखिए 2 लिपियों में विभाजित किया जाता है इसको। देखिए, उत्तर शैली की लिपि थी एक, उत्तर भाग की, और दक्षिण शैली की, यानी दक्षिणी भारत के भाग की। ओके, देखिए उत्तरी शैली में हमारी गुप्त शैली आई उसके बाद। ठीक है, ये आगे चल के चली, फिर आगे जाके सिद्ध मातृका बनी, फिर ये कुटिला लिपि में परिवर्तित हो गई। और यहीं से हमारी नागरी का जन्म कैसे होगा, तो देखिए, जब हमारी कुटिला लिपि के बाद ये नागरी में जाती है और शारदा में जाती है। अब नागरी लिपि भी 2 भागों में बांटी थी, पश्चिमी भारत की लिपि थी, पूर्वी भारत की लिपि थी। ठीक है, तो इसमें जो पश्चिमी भाग था वहाँ देवनागरी लिपि सर्वमान्य थी, और यही आगे चल के हिंदी का रूप लेगी। ओके, और जो शारदा थी दूसरी, उसमें गुरुमुखी आती थी, लहंदा आती थी, कश्मीर की भाषा या टाकरी आती थी। ठीक है, ये 4 भाषाएं शारदा के अंदर आती थी। वहीं बात करते हैं दक्षिणी शैली की लिपि की। तो दक्षिणी शैली में देखिए, भारत के दक्षिणवर्ती जो राज्य हैं, जैसे तमिल, जो हमारे तेलंगाना है वहाँ का, तमिलनाडु का है, कन्नड़ है, मलयालम भाषा है, और की लिपि है, ये सब लिपि हमारी दक्षिण भारत की। ठीक है,
अगर मैं आपसे बात करूँ इंडिया के मैप के अकॉर्डिंग, तो आप देखेंगे दक्षिण भारत जो हमारा इलाका है ना, उधर की लिपियाँ हमारी दक्षिण शैली में गई, और जो उत्तर भारत की साइड थी, ठीक है, वो उत्तरी शैली में परिवर्तित हुई। ठीक है, यहीं से हमारी देवनागरी बोली गई। जैसे गुजरात में हमारा, ठीक है, गुजरात की देवनागरी लिपि आप जानते हैं, सबसे पहले गुजरात में देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, उसके बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा जब हम देवनागरी भाषा के स्वरूप के बारे में जानेंगे। ओके, ये आपको क्लियर है। अब देखिए देवनागरी का नामकरण स्वरूप आ गया। तो देवनागरी भाषा हमारी आ चुकी है, इसका नामकरण क्या है और स्वरूप क्या है। तो देखिए देवनागरी भाषा जो है हमारी, इसको लोकनागरी या हिंदी लिपि भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारी लोकनागरी भी कहा जाएगा इसको, और हिंदी लिपि भी कहा गया है। ठीक है, साथ ही देखिए गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा, जो मैंने आपको अभी कुछ समय पहले बताया था कि गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी बोला जाता है। ठीक है, ये अलग अलग मान्यताएं हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना नहीं है, खाली आपसे ये पूछा जा सकता है कि पेपर में कि सर्वप्रथम उसका देवनागरी लिपि का प्रयोग कौन से शिलालेख में मिला। तो सबसे सर्वप्रथम प्रयोग से गुजरात के राजा जयभट्ट का जो शिलालेख था ना, उसमें मिला। वो कौन सी सदी का था? वो 7 से 8वीं सदी का था। ओके, 7 से 8वीं सदी का जो जयभट्ट का शिलालेख है गुजरात से मिला, वहाँ सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया देवनागरी लिपि का। राइट फ्रेंड्स, तो देखिए आप देवनागरी का स्वरूप के बारे में जानते हैं। तो देवनागरी का स्वरूप की बात करते हैं, तो देखिए ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। देखिए उसमें प्राचीन भारत में बहुत सारे अंग्रेज आए, बहुत सारे अंग्रेज विद्वानी आए, तो उन्होंने हमारी देवनागरी लिपि जो है उसके विकास के लिए कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वो फारसी भाषा क्यों ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ठीक है, क्योंकि उर्दू शब्द का जो हमारी अदालतें थी उस समय की वकालत, उस समय यही बस शब्द शुरू में इस्तेमाल किए जाते थे। ठीक है, तो देखिए फारसी शब्द में देखिए आप जानते हो कि फारसी शब्द की जो लिपि है वो, ठीक है, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। वहीं हमें जो देवनागरी है वो, उसको हम कहीं भी हो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, यानी बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। ठीक है, तो देवनागरी का स्वरूप में क्या है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ठीक है, साथ ही क्या है, ये अक्षरात्मक लिपि है। ठीक है, यहाँ पर हर वर्ण के लिए, हर अक्षर के लिए एक शब्द दिया गया है। ठीक है, राइट। तीसरा है वर्णमाला का वर्णक्रम वैज्ञानिक है। देखिए वैज्ञानिक भाषा इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर एक शब्दमाला दी है। ठीक है, हर वर्ण के लिए एक हर शब्द के लिए एक वर्ण है, साथ ही उसका एक क्रम है। ठीक है, डिसाइड है। ठीक है, हर शब्द का एक अनुक्रम हो, किसके बाद क्या आएगा, तो इसको वैज्ञानिक बोला जाता है वर्णक्रम को। ठीक है, और ये ध्वन्यात्मक लिपि है, यानी इसमें हर वर्ण के लिए एक ध्वनि है। ठीक है, जैसे क ख ग घ घ। ठीक है, उसके बारे में आगे हम अभी विस्तार से जानते हैं। तो ये देवनागरी का स्वरूप हो गया। चलिए अब इसके गुण की बात करते हैं। देवनागरी लिपि में ऐसे क्या गुण हैं, ठीक है, जैसे भारत की भाषा, भारत की हिंदी भाषा का जन्मदाता माना जाता है। तो देखिए एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है। सबसे पहला जानिए, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत है। क के लिए मैं कोई लिखूंगा ना, ख ग। ठीक है, इसी तरह ये चलते रहेगा। ठीक है, कोई यहाँ पर मूक वर्ण नहीं मिलता। देखिए यहाँ पर कोई मूक वर्ण नहीं। जैसे हिंदी में हमारा, जैसे कोई भी वर्ण लिख लीजिए आप, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे हमारा इंग्लिश में एक शब्द है नाइफ। अब उसे हम लिखेंगे कैसे दोस्तों? उसे हम ये तो लिखते हैं ना, KNIFE। ठीक है, पर यहाँ के तो क्या है, हमारा मूक वर्ण है, साइलेंट है मतलब ये। ठीक है, तो हम इसका उच्चारण नहीं करते, हम नाइफ का करते हैं ना उच्चारण। तो वही चीज़ है, पर यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा है, यहाँ पर कोई मूक वर्ण नहीं है, तभी लिखा है। ठीक है, यहाँ कोई मूक वर्ण नहीं होता है अंग्रेजी भाषा की तरह। ओके, ये हिंदी भाषा है, यहाँ पर हर अक्षर के लिए, वर्ण के लिए एक ध्वनि है। ओके, एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं है। ठीक है, जैसे ये क है तो क ही लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे इस इंग्लिश शब्द भाषा में हम ख के लिए के भी यूज़ करते हैं, सी भी कर लेते हैं यूज़। ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं होता है। और भारत की अनेक लिपियों के यहाँ पर निकट है। ठीक है, भारत की अनेक लिपियों के निकट है, जैसे कि हमारी गुजराती है, राजस्थानी है, ठीक है, मेवाड़ी है, ठीक है, बिहारी हिंदी है, ये सबके निकट है। देवनागरी लिपि से ही तो इन सब का जन्म हुआ है। ओके, आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देवनागरी लिपि के कुछ दोषों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोष क्या हो सकते हैं देवनागरी लिपि के? देखिए शिला रेखा का अनावश्यक प्रयोग है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए जैसे म वर्ड है, शब्द है, इसको अगर मैं भ लिख के भी डंडा मार दूंगा तो ये मोह पढ़ा जा सकता है, भ्रांति हो सकती है यहाँ पर। तो अनावश्यक प्रयोग है ना शिला रेखा का। मौ के ऊपर, भौ के ऊपर भी हाथ लगा दो तो मोह बन जाएगा, जबकि भौ को लिखा जाता है हमेशा इधर, यहाँ पर शिला रेखा लगा के। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को ऐसे लिख दूँ तो ये मोह बन जाएगा, जबकि भौ लिखना चाह रहा था। तो यहाँ पर उसको अलग तरह से पढ़ा जा सकता है, जिससे एक भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। देखिए वर्णों का रूप साम्य, यहाँ पर
देखिए वर्ण का रूप साम्य मैंने आपके लिए बनाई है, जैसे आपका आप डॉ लिखते हैं, आप इसको ये भी लिख दें तो वही पढ़ा जा सकता है। देखिए वर्ण का रूप साम्य लिख रहे हैं, देखिए ढ को बिंदु लगा के भी ढ बन सकता है, न को और ण दोनों को शब्द में एक तरह से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, छ हो श हो, शब्द में बहुत समानता बननी है। देखिए घ हो गया या ध हो गया, इसमें बहुत समानता बन जाएगी। तो ये वर्णों के रूप एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है, जब उनको हम बनावट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर समझाया गया है। संयुक्त वर्णों का अनावश्यक प्रयोग है, देखिए द, श, त्र और ज्ञ। संयुक्त व्यंजन हम जानते हैं ना, चार होते हैं, उनका देखिए अनावश्यक प्रयोग भी हिंदी में आपको मिलेगा। बहुत सारा उच्चारणों में सामान्य लगते हैं अर्थ जैसे, तो लिखने में कहीं पर गलती हो सकती है। ठीक है दोस्तों, देखिए रॉ के चार अवैज्ञानिक रूप भी देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं। तो देखिए जैसे कर्म को मैं कर्म भी लिख सकता हूँ, तो रॉ वर्ड यहाँ भी यूज़ हो जाएगा। अगर मैं इसको क्रम लिख दूँ तो जो क्रो है ये भी यहाँ यूज हो जाएगा। अगर मैं कर्म लिख दूँ तो ये जो मात्रा है ये भी यहाँ प्रयोग हो गई। और मैं कृष्ण लिख दूँ तो यहाँ भी रॉ का एक रूप दिखने को मिल जाता है। तो चार अवैज्ञानिक रूप, ये भी इसका एक दोष है देवनागरी का, जो भ्रांति पैदा कर देता है। और धारा प्रवाह लेखन में समस्या है। अब क्यों पूछेंगे आप, तो देखिए धारा प्रवाह लेखन में यह है, हिंदी को जब भी हम लिखते हैं तो हमें अपना हथेली को उठाना पड़ता है। ठीक है, मतलब एक कंटिन्यूस रूप में हम निरंतर रूप में उसे लिख नहीं सकते इस भाषा को। ठीक है, देवनागरी में एक या दोष है। साथ ही ई की मात्रा का लेखन वर्ण के पहले है परंतु उच्चारण वर्ण के बाद है। देखिए जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर एक शब्द लिखा है व्यक्ति, देख रहे हैं आप मैं कैसे लिख रहा हूँ, मैंने वो आधा लिखा फिर यो लिखा। ठीक है, क के बाद मैंने मात्रा पहले लगाई फिर लिखा व्यक्ति। तो देखिए ई की मात्रा का लेखन वर्ण के पहले हो रहा है, देखिए क से आधे क से पहले हो रहा है, परंतु उच्चारण वर्ण के बाद क्या हो रहा है व्यक्ति, जबकि इसको लिखना चाहिए था मुझे ऐसे, अगर ऐसा था तो व्यक्ति। तो यहाँ पर उच्चारण अलग होगा पर लिखा जाता है वो पहले। तो यहाँ पर देखिए एक दोष और मिल गया ना, ई की मात्रा का लेखन वर्ण के पहले हो चुका है यहाँ लगा के, पर बाद में मैंने व्यक्ति बोला तो के बाद नहीं लगा। तो ये यहाँ पर समझा गया है। ठीक है, इतना आपको क्लियर है। और भी बहुत सारे दोष हैं देवनागरी में। जैसे देखिए आपने ये लॉ वर्ण लिखा है, इसी लॉ को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है हिंदी में। देखिए तो ये काफ़ी भ्रांति पैदा कर देगा। ठीक है, बहुत सारी जगह में आपको ये यूज़ मिलेगा तो ये भी भ्रांति पैदा कर देता है। साथ ही अगर मैं ख शब्द लिखता हूँ, ख वर्ण, तो ख को र भी पढ़ सकता है, र अलग पढ़ देगा वो अलग पढ़ सकता है, ये भी अलग भ्रांति है। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पर दिक्कतें हो जाती हैं। ठीक है, तो दोषों के बारे में हमको खाली मुख्य मुख्य पढ़ना है। ऑप्शन में पूछ सकता है इनमें से कौन सा देवनागरी का दोष नहीं है या कौन सा इसमें से दोष है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देवनागरी लिपि में किए गए सुधार के बारे में जानते हैं। देवनागरी के स्वरूप को अच्छे बनाने के लिए यहाँ पर कुछ सुधार भी किए गए। ठीक है, जैसे बहुत सारे फॉन्टें बने इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पर हमारे श्यामचंद्र दास द्वारा कुछ प्रयोग करने की सलीयत दी गई। ठीक है, यहाँ पर हिंदी साहित्य के सम्मेलन होते हैं तो उसके बारे में पूरा यहाँ पर जानता हूँ, आपको बताता हूँ। तो देखिए देवनागरी लिपि में अगर सुधार की बात करते हैं तो 1904 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा एक तिलक फॉन्ट लाया गया था। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तिलक फॉन्ट पूछा जा सकता है, 1904 में आया था बाल गंगाधर तिलक द्वारा। साथ ही सावरकर बंधु द्वारा औ की 12 खड़ी, जिसका प्रयोग गांधी जी ने अपने हरिजन सेवक में किया था। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, पूछा जा सकता है पेपरों में। डॉक्टर श्यामचंद्र दास ने पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार यानी जो बिंदु होता है हमारा ऊपर वाला, उसके प्रयोग का सलियत दी थी। ठीक है, साथ ही डॉक्टर सुनीता कुमार चटर्जी द्वारा रोमन लिपि का प्रस्ताव दिया गया। ठीक है, यानी देवनागरी लिपि के विकास के लिए ही इन्होंने अपने सुझाव दिए थे। ठीक है, श्रीनिवास जी द्वारा महाप्राण वर्ण के स्थान पर अल्प प्राण के नीचे चिन्ह लगाने का सुझाव दिया। अभी कौन सा चिन्ह है मैं आपको बताता हूँ। जो देखिए जो महाप्राण वर्ण होता है ना, उसके नीचे अल्प प्राण में लिखने के लिए उसके नीचे चिन्ह लगाते हैं। जैसे हम अल्प प्राण लिख लेंगे, ये देखिए ये लगाते हैं ना, बहुत जगह छोटा सा एस लगाते हैं हम एक, तो ये वही है चिन्ह जिसको हम लगाने का सुझाव दिया गया था श्रीनिवास जी द्वारा। ठीक है, अब हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करते हैं तो इंदौर का 24वां अधिवेशन था हिंदी साहित्य सम्मेलन का, इंदौर का। यहाँ 1935 में नागरी लिपि परिषद सुधार समिति, नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापित हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, हमारे आयोग द्वारा। ठीक है, तो इसके संयोजक थे काका कालेकर के संयोजक में ये नागरी लिपि सुधार समिति स्थापित हुई 1935 के वर्ष में। ओके, आगे देखिए नागरी पचारणी सभा ने 1945 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति बनाई थी। ठीक है, नागरी लिपि सुधार समिति कहेगा तो 1945, और वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 31 जुलाई 1947 में नागरी लिपि सुधार समिति का निर्माण किया गया, जिसका अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव जी। ठीक है, तो याद रखिए 1953 में क्या है लिपि सुधार परिषद, वहीं अगर नागरी लिपि सुधार समिति कहेंगे तो 1945। ठीक है, 53 में हमारी लिपि सुधार परिषद, 45 में नागरी लिपि सुधार हेतु एक समिति।
को अब जान लेते हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली कुछ भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे संस्कृत लिखी जाती है, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, ठीक है, हरियाणवी, डोगरी, खस, नेपाली, गढ़वाली, कुमाऊनी, बोडो, अंगिका, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली और राजस्थानी। तो इन भाषाएं जो हैं सभी देवनागरी लिपि के ही अंतर्गत लिखी जाती हैं। ऑप्शन एग्जाम में आपको दे देगा, इनमें से आपको बताना होगा इनमें से कौन सा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और कौन सा नहीं लिखी जाती है। ठीक है, भाषाओं के नाम दे देंगे, आपको ऑप्शन पिक आउट करना पड़ेगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट भी दिए हैं दो। जैसे खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा था, तो प्रिय प्रवास था। ठीक है, और खड़ी बोली में वाली प्रथम पुस्तक है जिसमें प्रयोग हुआ खड़ी बोली का, तो प्रेम सागर की थी। ठीक है, याद रखिएगा, पहला महाकाव्य खड़ी बोली का प्रिय प्रवास और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक प्रेम सागर की। राइट, ये सब आपको आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। और दोस्तों अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक कर दो एक बार। ठीक है, चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं वर्णमाला यानी कि स्वर और व्यंजनों के बारे में। स्वर और व्यंजनों को दोनों को हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वर्ण की। जैसे कि मैंने आपको पीछे देवनागरी भाषा जब शुरू की थी उस समय मैंने आपको बताया था यहाँ पर वर्ण की बात करें तो देखिए भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ठीक है, या फिर ध्वनि कह सकते हैं। देखिए भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसे कहते हैं वो वर्ण हुई, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे देखिए हम अगर अ लिखते हैं अ, इसको मैं इसके खंड थोड़ी कर सकता हूँ, अ ई हो गया, या फिर मैं ख लिखूँ अगर हलंत के साथ, तो इनके मैं विभाजन नहीं कर सकता ना। तो इसी को ही हम कहते हैं, इसलिए सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण ही है। और इसी वर्णों का अगर मैं व्यवस्थित समूह मैं अगर अध्ययन करूँ तो इसे वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार उन्होंने कहा था कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड ना हो सके। ठीक है, जिसके खंड ना हो सके उसे हम वर्ण कहलाता है। ओके, अब चलते हैं मानक हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं। तो मानक हिंदी वर्णमाला में हमारी 52 ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है, या फिर वर्ण होते हैं। ठीक है, ध्वनि या वर्ण एक ही शब्द है। जहाँ पर स्वर की संख्या है आपकी 11, व्यंजन आपके हैं 33। ठीक है, संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं तो यहाँ संयुक्त व्यंजन 4 दिए मैंने आपको, श्रोत्र, ज्ञ, अयोगवाह वर्ण है अंग और अह। ठीक है, इन्हें स्वर के अंदर ही काउंट किया जाता है। और द्विगुण व्यंजन हमारे दो हैं, ड और ड़, जिसमें नीचे बिंदी लगी हुई है। ठीक है, ड और ड़। ओके, अगर आपसे सामान्य हिंदी में पूछा जाए तो उच्चारण के आधार पर, ठीक है, मैं उच्चारण की बात कर रहा हूँ, उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण है टोटल। ठीक है, जहाँ पर स्वर की बात करें तो स्वर 10 बताए गए हैं और 35 व्यंजन बताए गए हैं। ये मैं आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान का डाटा बता रहा हूँ। ठीक है, अलग किताब में अलग मिलेगा आपको। ठीक है, लूसेंट में अलग है आपको। ठीक है, अगर आप पनेरू जी की बुक लेते हैं सामान्य हिंदी, वहाँ भी बहुत अच्छा दिया गया है। तो मैंने आपको बताया उच्चारण के आधार पर 10 है। अगर लेखन की बात करें, लेखन के आधार पर हमारे जो वर्ण हैं उनकी संख्या 52 है। ठीक है, जिसमें हमारे 13 स्वर हैं। ठीक है, अब बाकी कितने बचे हमारे, ठीक है, 35 हमारे व्यंजन है, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। उनको अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो ये 39 बनते हैं। ठीक है, तो ये 52 हो जाएंगे अक्षरी। ठीक है, तो ये हमारे लेखन के आधार पर है। ठीक है, अब स्वरों की बात करते हैं। सबसे पहले तो स्वर है क्या, देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु हमारे मुख से ना बिना किसी अवरोध के बाहर निकल जाती है स्वर कहते हैं। जैसे अ आ ई। ठीक है, हमारे स्वर में कोई हमारी जो मुख है उस विवर में उस पर कोई जोर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इन्हें बोलने में, तो ये स्वर है। ठीक है, इतना से जानिए बस, आ ई उ ई री ए ओ औ। ठीक है, 11 है, मैंने आपको नहीं बता दी स्वर। ठीक है, अगर 13 की बात करता है ना लेखन के आधार पर, तो उसमें आपके अंग और अह, इन तीनों को दो को काउंट करने के बाद वो 13 बन गए हैं। ठीक है, 11 के बाद। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वरों के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। तो देखिए स्वरों का वर्गीकरण के बहुत सारे आधार हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर है, देखिए पहला। ठीक है, जाति होगी, उच्चारण स्थान होगा या उच्चारण काल होगा, ये बहुत सारे यहाँ पर विभाजन है। तो पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर। देखिए पहले ह्रस्व स्वर आता है, जिन स्वर के जन्म का अता पता ना हो, ठीक है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी इन्हें मूल स्वर भी कहेंगे। ठीक है, अगर पेपर में मूल स्वर इनमें से कौन है पूछ जाइए, ह्रस्व कहते हैं, तो वो दोनों एक ही है। ठीक है, इनमें कन्फ्यूज मत होना। और ये होते क्या है, अ छोटी ई, छोटा ऊ, अ
अपर री। ठीक है, ये चार के हमारे ह्रस्व स्वर यानी कि मूल स्वर। ओके, अब आता है आगे अगला दीर्घ स्वर आता है। तो जिन वर्णों का जन्म दो समान ह्रस्व स्वरों के योग से बना हो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, ई और ऊ। तो देखिए ह्रस्व स्वर क्या है आपका ओ है। अगर ओ में मैं ओ को जोड़ूं तो ये आई तो बनेगा, तो दो ह्रस्व स्वरों के योग से तो बना है आपका ये दीर्घ स्वर। तो यही यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, दो ई को जोड़ू में छोटी को तो बड़ी ई तो बनती है, संधि में भी इनका बहुत सारा यूज है। ठीक है, ऊ में अगर मैं ऊ जोड़ूं तो ये बड़ा ऊ बनेगा। तो दो ह्रस्व स्वरों के योग से यहाँ पर एक दीर्घ स्वर बन रहा है। राइट, और इसमें आता है संयुक्त स्वर आता है। ठीक है, ठीक है, जिन वर्णों का जन्म दो असमान स्वरों के योग से हुआ उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। देखिए जैसे ए है तो अ धन ई के योग से बना है, हमारा आई है तो अ और ए के योग से बना है, ओ हमारा अ धन ऊ से ओ बन गया। ठीक है, और हमारा आऊ है तो वो अ धन ओ के मात्रा से बन गया। ठीक है, आऊ बन गया। ठीक है, दो मात्राएं आ गई उसमें। ओके, तो ये हमारी संधि विच्छेद में भी इसका यूज किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया आपको उच्चारण के आधार पर संयुक्त स्वर, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। अब बात करते हैं उच्चारण समय के आधार पर। देखिए उच्चारण समय के आधार पर बात करें तो सबसे पहले हमारा ह्रस्व स्वर ये है इसमें, जिसमें चार होते हैं अ, ई, उ और री। ठीक है, ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर सात होते हैं, बताए गए हैं उच्चारण समय के आधार पर। आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए औ, ओ और औ। और इसमें मैंने आपके ब्रैकेट में ये भी लिखा है। ठीक है, इसे भी माना जाता है क्या, दीर्घ स्वर, उच्चारण समय के आधार पर। ठीक है, किन्हीं किन्हीं किताबों में आपको ये डाटा मिल जाएगा। और प्लुत स्वर में देखिए आप क्या आते हैं ये। तो ओम को हम कैसे लिखते हैं संस्कृत में, ओ, ये ऐसे करते हैं ना ओम। ये भी क्या है हमारा प्लुत स्वर ही है, क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लग रहा है, यानी द्विगुना समय लग रहा है। क्योंकि ह्रस्व में देखिए कम समय लग रहा था, दीर्घ में ह्रस्व की तुलना में और दुगना समय लगा था, और यहाँ उससे भी ज़्यादा समय लगता है इसको, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहा जाता है। यहाँ पर जिह्वा के स्थान पर भी हमारे स्वर का विभाजन होता है, जिसमें आते हैं हमारे अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर वह है जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग ऊपर उठता है। ठीक है, जैसे ई, बड़ी ई, ए और ए। मध्य में हमारा ओ आएगा खाली। ठीक है, और पश्च स्वर हमारे आते हैं पांच, आ, उ, ओ, औ। ठीक है, जिन स्वर के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है। जैसे मैं आ कह रहा हूँ, उ, ओ। आप उच्चारण करके देख लीजिएगा, ऐसा ही है, इसलिए इसको पश्च स्वर बोला जाता है। मुंह के आकार के आधार पर चलते हैं स्वरों के बाद के विभाजन में। तो पहला विवृत होता है। ठीक है, विवृत बोला जाता है इसको। अब इसको विवृत क्यों बोला गया है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुलता है विवृत स्वर कहते हैं। जैसे हमारा आ है ना, आ। ठीक है, तो हमारा मुख विवर गया है, ज़्यादा नहीं खुल रहा जब मैं बोल रहा हूँ, तो विवृत स्वर हो गया। अर्ध विवृत आते हैं, यानी जिन स्वर के उच्चारण विवृत स्वर से थोड़ा कम। ठीक है, उसको जैसे अ, ए और औ। ठीक है, ये भी आता है, और आ भी इसमें आता है अगर पूछा जाए तो। ठीक है, अर्ध संवृत में आता है। देखिए अर्ध संवृत किसे कहते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में मुख संवृत स्वर की अपेक्षा अधिक खुलता है, जैसे ए और ओ। और संवृत होता है, इसमें चार आते हैं हमारे वर्ण, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा हुआ, बड़ा हो। ठीक है, संवृत स्वर में ये आ गया। और ये संवृत स्वर उन्हें कहा था जिन स्वर के उच्चारण में मुख कम खुलते हैं, उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। तो आपको खाली इनको याद करना है। ठीक है, विवृत पूछ सकता है, अर्ध विवृत पूछ सकता है, अर्ध संवृत और संवृत। चलते हैं ओंठ के आधार पर जानते हैं। तो वृत्ताकार और अवृत्ताकार होते हैं। देखिए वृत्ताकार में चार क्यों है, देखिए ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और आ। देखिए वृत्त के आकार में तो बनना है शब्द को जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो बनना है ना आकार, इसलिए इसको वृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार में देखिए उतना नहीं होगा, देखिए सात आते हैं अ, आ, ई, ए और री। ठीक है, तो अक्षरों की बनावट उतनी वृत्ताकार नहीं है, इसलिए ओंठ के आधार पर अवृत्ताकार और वृत्ताकार बांट दिया गया है। और यहाँ पर अव्ययवाह भी होते हैं हमारे दो। तो अव्ययवाह हमारे दो होते हैं। देखिए अंक हो गया, मैंने अनुस्वार बताया था आपको, ये अंग जो मैं अ लिखता हूँ ना, इसके ऊपर ही मारता हूँ, अंग हो गया। और जो हमारा विसर्ग है अह, जो आगे लगता है ये, तो ये विसर्ग हो गया हमारा। ओके, विसर्ग और अनुस्वार ये हमारे अव्ययवाह कहलाते हैं। ओके, मैं आपको बताया था ह्रस्व है और दीर्घ में, दो में हम बांटेंगे इसको, ह्रस्व और दीर्घ में। ह्रस्व में या लघु में आपके अ, ई, उ, री चार आते हैं, और दीर्घ में आप कहते हैं आ, ई, उ, ए, ओ और औ। ठीक है, ह्रस्व और दीर्घ। अब हवा के आधार पर देख लीजिए आप, निरुनासिक होते हैं, एक अनुनासिक होते हैं। निरुनासिक में आते हैं अ, आ, ई, और अनुनासिक में आते हैं अंग। ठीक है, अंग आ और ई। यानी अनुनासिक में कहने की बात है
ऊपर आपको चंद्र बिंदु मिलेगा आपको इनमें, ठीक है, बना हुआ, तो इसलिए इन्हें अनुनासिक बोला जाता है। अब स्वरवर्ण का उच्चारण स्थान में देख लो, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। देखिए जैसे हमारे व्यंजन वर्ण के बारे में पूछा जाता है कि क वर्ग में कौन सा वर्ग, ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर स्वर वर्ण में पूछा जाता है उच्चारण स्थान। देखिए और आ हमारे कंठ वर्ण है, ई हमारा तालव्य है, उ हमारा ओष्ठ है, री हमारा मूर्धन्य है, ए आई हमारा कंठ तालु है, कंठ और तालु, ओ और औ हमारा ओष्ठ और कंठ है। तो ये टेबल आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना अगर आपको ध्यान रखना है। देखो इसको याद रखने का ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम स्वर लिखते हैं ओ आ, तो इन दोनों का आप कर लिए कंठ, छोटी और बड़ी ई की बात करता हूँ तो तालव्य याद कर लीजिए आप, ठीक है। ओ और ओ आता है तो उसको कर लीजिए, ओष्ठ कर लीजिए, ठीक है। री को मूर्धन्य कर लीजिए, ठीक है। क्रम में लिखना आपको आ ही ऊ री, बाता हमारा ए और ए, तो इसको आप ऊपर कंठ और तालु कर लीजिए, इन दोनों का ऐड, और बाकी जो हमारा वो औ बचा उसको कंठ और ओष्ठ कर लीजिए, ठीक है। तो आपका याद हो जाए आपको, ठीक है, आसानी से, ठीक है। चलो अब बात करते हैं व्यंजन वर्णमाला में व्यंजनों के बारे में। व्यंजन किन्हें कहा जाता है? सिंपल है, जिन वर्णों को उच्चारण स्वरों की सहायता से उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, यानी स्वरों के योग से हमारे व्यंजन बनेगा। व्यंजन को कि मैंने आपको 33 बताई है, ठीक है। अब इनकी विभाजन भी होता है, देखिए जैसे स्पर्श व्यंजन हमारा, जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह का कोई ना कोई भाग जीभ को ऊपर स्पर्श करे, ठीक है। तो देखिए इसमें कुल वर्ग 5 होंगे और कुल वर्ण 25 होंगे, ठीक है। और उनके बारे में टेबल जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ बनाई है, ठीक है। इसको देख लेते हैं, समझते हैं। तो देखिए 5 वर्ग है हमारे, कंठ तालव्य मूर्धन्य और ओष्ठ, और कुल वर्ण हमारे ये जो वर्ण दिए हैं आपको, ये 25 वर्ण है टोटल, ओके। तो देखो कंठ में सबसे पहले हमारा क वर्ग आता है, इसके अंदर क ख ग घ और अंग, ओके। अंग हमारा क्या है? नासिक के है, ओके। उसी तरह चौर में चौ छ ज झ झ था जो तालव्य है, ठीक है। और मुख के अलग अलग भागों के द्वारा इनको उच्चारित किया जाता है, ठीक है। बात करें मूर्धन्य की तो ट ठ ड ढ ण, ठीक है, ट वर्ग आ गया। दंत में त आता है वर्ग, त थ द ध न, ओके। ओष्ठ हमारा प फ ब भ म आता है, ठीक है। तो ये आपके 5 वर्ग हो गए और टोटल 25 वर्ण। अब देखिए यहाँ पर अघोष सघोष भी होता है, अल्पप्राण महाप्राण भी होता है। क्योंकि अघोष सघोष की बात करें तो सिंपल सी ट्रिक है, आपको अघोष वर्ड पूछा जाए ना, आपको ये टेबल अगर याद है तो आप आराम से बता देंगे। अघोष होता है हर वर्ग का पहला और दूसरा हमेशा वर्ण अघोष होगा, ठीक है। बाकी का तीसरा चौथा और पांचवा जो हमारे सघोष होंगे, ओके, ठीक है। और अल्पप्राण महाप्राण की बात तो पहला, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होगा? अल्प प्राण। अब बात करें दूसरा और चौथा हमेशा महाप्राण होगा, ठीक है, ओके। तो वर्ग कितने यहाँ? 1 2 3 4 5, 5 वर्गों में पहला तीसरा पांचवा हमेशा अल्प प्राण होगा हर वर्ग का, और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होगा। बात करें अघोष सघोष की तो पहला और दूसरा हमेशा वर्ग हमेशा क्या होगा? अघोष होगा, और दूसरा तीसरा चौथा हमेशा सघोष होगा। अंतस्थ व्यंजन हमारे होते हैं य र ल व, शायद आप सभी को याद भी हो। तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय ध्वनि सीधे अंदर से बाहर निकल जाए उसे अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है, ठीक है। परिभाषा को ध्यान मत दीजिए, 4 हैं य और ल व, 4 वर्ण। ये चारों वर्ण क्या है? हमारे सघोष और अल्पप्राण है, जो मैंने आपको पीछे बताया था, ठीक है, सॉरी व्यंजन, ओके। अब देखिए अर्धस्वर की बात करते हैं तो अर्धस्वर हमारे य व है, अर्धस्वर है य और वो, ओके। बात करें र और ल की, तो र ल में देखिए लुंठित कहा जाता है या प्रकंपित वर्ण कहता है र, ठीक है। पार्श्वी व्यंजन हमारा जो है वो ल है हमारा, ल, ठीक है। अगर आपसे पूछे एग्जाम में य और व के बारे में तो य हमारा तालव्य व्यंजन है और य हमारा दंतोष्ट व्यंजन, ठीक है। अब हमारा आता है ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय सांस की मात्रा ज़्यादा लगे उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी 4 है इनकी संख्या, श श पेट कटा हुआ, स और ह, ओके। श देखिए हमारा तालव्य है, श हमारा मूर्धन्य है, स हमारा दंत है, और ह हमारा स्वरतंत्री है, काकल्य वर्ण है, ठीक है, कांकल्य वर्ण कहते हैं इसको, या स्वरतंत्री ह को। आप इनके बारे में जानिए तो देखिए श और हमारा श जो है और हमारा स है ये अघोष महाप्राण है तीनों। बाकी बचा हमारा ह, ये सघोष और महाप्राण होता है, ठीक है। ऊपर अघोष महाप्राण है, ये सघोष महाप्राण है, ठीक है। ये भी एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि स
किस प्रकार का वर्ण है, अघोष है, सघोष है, ठीक है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, पूछा जा सकता है, तो इनको आपको याद रखना है। ओके, बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। अब संयुक्त व्यंजन आगे हमारे ये भी 4 होते हैं हमारे, ठीक है, जिन वर्णों का जन्म 2 व्यंजन वर्णों के योग से हुआ है। जैसे श हमारा, देखिए श को हम कैसे अगर विभाजन करें तो देखिए क के साथ अगर मैं श तो यही बनेगा, ठीक है। साथ ही अगर ज्ञ की बात करता हूँ तो देखिए ज धन यों बनता है, ठीक है। श्र की बात करते हैं श के संग अगर र को ऐड करा जाए तो श्र बनता है। तो ये सभी संधि में इनका आगे जाके यही यूज़ है। सो दोस्तों, स्वर और व्यंजन का अगर आपको अच्छी जानकारी है तो आप संधि विच्छेद में आराम से कर सकते हैं। साथ ही शब्दमाला में भी इनका प्रयोग होता है। जैसे कि आपको मैं यहाँ बता दूँ, ज्ञ वर्ण है हमारा, अगर शब्दकोश की बात करते हैं, जैसे हमारा अंग्रेजी में हमारी डिक्शनरी होती है, वैसे अगर शब्दकोश की बात करें हिंदी की, तो ज्ञ वर्ण जो है वो हमेशा ज के बाद ही आएगा, ज्ञ का वर्ण। जैसे अगर ज़मीन लिखा है तो ज्ञ वाला वर्ण उसके बाद आता है हमेशा, बाकी आएंगे जौ के बाद जो भी है। ओके, द्विगुण व्यंजन में आता है उत्क्षिप्त बोला जाता है इनको, या आगत या नए व्यंजन भी होते हैं। जैसे 2 वर्ण होते हैं, ड और ड, मैंने आपको बताया था जो, ठीक है। ये महाप्राण में इसमें कौन सा है, देखिए अगर ड की बात करें तो ये क्या है, महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। और वहीं बात करें अगर ड की, ड हमारा है अल्प प्राण। ओके, हो सकता है किसी किताब में कुछ मिस प्रिंट हो, मुझे लगता है आई थिंक लूसेंट समान हिंदी में कुछ गलत प्रिंट हुआ होगा, तो वहाँ देख लेना आप, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण है, ड ढ हमारा महाप्राण है। ओके, दोनों सगोज हैं पर ये महाप्राण है, वो अल्प प्राण है। ओके, अब देखिए यहाँ पर इनके के बारे में जब हमने बात कर ली है तो विकास क्रम की बात कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हमेशा भाषा की विकास क्रम में तो पहले तुर्की आई, फिर अरबी आई, फिर फारसी आई, फिर हिंदी आई, जो आज देवनागरी रूप में हमें देखने को मिलती है, जिसका हम राजभाषा के रूप में भारत देश में प्रयोग भी कर रहे हैं। ओके, अब आता है हमारा अयोगवाह वर्ण। तो स्वर और व्यंजन के साथ योग न होने के कारण कुछ अयोगवाह भी होते हैं, जो मैंने आपको बताया था, अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग बताए थे आपको मैंने, तो ये अयोगवाह भी कहा जाते हैं, ठीक है। किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार स्वरों के अंतर्गत भी इन्हें गिना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था पीछे से 11 स्वर हैं, तो इन दोनों को ऐड करने का 13 स्वर हमारे बन जाते हैं हमारे लेखन के आधार पर, ठीक है। तो इन्हीं को यहाँ पर इसमें जोड़ा जाता है। दोस्तों, कुछ आगत व्यंजन भी हैं इसमें, क ख ग ज फ, इनके नीचे बिंदी लगी रहती है हमेशा, ठीक है। कई किताब में आपको जो और फ दिखेंगे जो आगत व्यंजन है, पर इन सभी को आगत व्यंजन माना जाता है, क्योंकि अब इनका क ख ग इन तीनों का प्रयोग हिंदी भाषा में बिल्कुल लुप्त हो चुका है, इसलिए जो और फ को माना जाता है क्या, आगत व्यंजन, ठीक है। ये अरबी फारसी ध्वनि में यूज़ होते हैं। और उर्दू भाषा की लिपि पूछे तो आपसे ये हमेशा फारसी है, ठीक है। उर्दू भाषा के लिए भी फारसी किसी एग्ज़ाम पेपर में पूछा भी गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ अमानक वर्ण भी होते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला के अंदर, उनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो जो ये वो वर्ण होते हैं जो पूर्व में मान्य रहे हैं, परंतु वर्तमान वर्णमाला में इनका दृष्टिकोण से मान्य नहीं है। जैसे कि हमारा अ है, इसको मैंने आपको बताया था कि इसको इस तरह भी लिखा जाता है, तो ये वर्ण मान्य नहीं है, ठीक है। इसको एक प्रयोग करते हैं हम। साथ ही अगर झ की बात करें, झ को कहीं कहीं ऐसा भी लिखा जाता था, ठीक है, तो वो भी मान्य नहीं था। ओके, ल को देख लीजिए, ल को इस तरह से लिखा जाता है, ये भी मान्य नहीं होता है कहीं कहीं, अब इसका प्रयोग होता है। तो ये कुछ मानक अमानक वर्ण भी होते हैं। ओके, तो ये हमने दोस्तों जाना इसमें स्वर वर्ण, देवनागरी लिपि की विशेषताएं, गुण दोष, साथ ही उसका विकास क्रम जाना। तो दोस्तों, ये था हमारा सामान्य हिंदी का दूसरी क्लास। अगर आप उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल और एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे सामान्य हिंदी कोर्स से जरूर जुड़ना चाहिए। देखिए, थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स पे टाइप ज़रूर करना और मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय